सो हेलो भाई बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ माइंड मैपिंग। कैसे हो भाई सब लोग? हाँ, सो माइंड मैपिंग पिछले वाली देख लिया तुम सब ने। तो आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, है ना। आप सबका चहीता चैप्टर है ये, मुझे पता ही है। और हाँ, लेकिन ये एग्जामिनर का भी चहीता है, बिकॉज इसमें से कम वो 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं वो मिनिमम डाल देते हैं, ठीक है ना। सो 10 to 13 जो है हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये एक चैप्टर है, इसका एक और चैप्टर है, एक यूनिट है ये, दूसरा इसका एप्लीकेशंस वाला पार्ट है। सो दैट इट इज एडिंग द मोस्ट ऑफ द वेटेज टू योर नीट एग्जाम फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, ठीक है बच्चों। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, बच्चों का जोश कैसा है भाई? लिख के चैट बॉक्स में बता दो फटाफट से। हाँ, सो कैसा है जोश? बढ़िया है? हाँ, चलो तो शुरू करते हैं बच्चों, माइंड मैपिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है ना। वैसे यूरोपियन फेडरेशन ने इसकी एक अलग वो डेफिनेशन भी दी थी, लेकिन इसकी जो मेजर डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन है, वो ये बोलती है बेटा, इट डील्स विद द टेक्निक यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स, है ना। चाहे लाइव ऑर्गेनिज्म यूज करो, चाहे एंजाइम यूज करो फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स, है ना। ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज करके, कोई भी एंजाइम यूज करके, जो ह्यूमन रेस के लिए यूजफुल हो, सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। अब ये नहीं है ना, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम बायोटेक्नोलॉजी में ना क्लोन बनाना जो है ना वो पॉसिबल है, आई कैन मेक माई ओन क्लोन। नो, यू कैन नॉट, ठीक है ना। वो इट इज नॉट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, इट इज यूजफुल फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो तुम नहीं बना सकते हो भाई ऐसा प्रोडक्ट बनाना, ऐसा फ्रॉम एंजाइम्स और फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। अच्छा, ये चैप्टर जो है बेटा, दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो एक क्या होता है, हमने कुछ बनाया, ठीक है ना, फिर हमने क्या किया, उसके लोगों को उसके बारे में जा जाके बताया, फिर लोगों ने वो चीजें आपसे खरीदना शुरू कर दी। तो ये जो चैप्टर है ना, ये है कि आपने वो चीजें बनाई कैसे, क्या क्या आपको टूल्स लगे उस चीज को बनाने के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसेस। अगले चैप्टर में आप किसके एप्लीकेशन पार्ट देखोगे कि कहां कहां इसका यूज हुआ, राइट। सो इस चैप्टर में यही है। तो कहता है कि इसमें बेटा की 2 टेक्निक्स हैं, 2 कोर टेक्निक्स आर देयर। बायो प्रोसेस एक इंजीनियरिंग है, ठीक है, जिसमें से कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, आई थिंक सबसे पहले बेटर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ना, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। क्रिएशन ऑफ द आरडीएनए और जीन क्लोनिंग, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या है, एक नया मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। अब ये ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, द एम्बिएंट मीडियम, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, पीएच मेंटेन हो, मॉइस्चर मेंटेन हो, एवरीथिंग हैज टू बी मेंटेन, ठीक है। यूजिंग एंटीबायोटिक, ग्रोथ ऑफ द डिजायर्ड माइक्रोब्स ही होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने कुछ रखा और उसके साथ में कोई और माइक्रोब्स ही डेवलप हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रॉपर, अब बायोरिएक्टर पता है ना आपको, आई एम श्योर तुमको पता होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। तो ये आपका पार्ट है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। कौन से इन्वायरमेंट में, जैसे आपको पढ़ने के लिए एक सर्टेन इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना। ऐसे इधर से ढोल नगाड़े बज रहे हो, इधर से गाने बज रहे हो, इधर कोई बात करो, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सिमिलर वे में ये है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हम ये 2 ही चीजें जो है इलैबोरेट वे में करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि टूल्स क्या क्या चाहिए आपको, व्हाट आर द टूल्स दैट यू रिक्वायर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, है ना। अब आप अपने प्रोसेस में जुट गए, अब आपने देखना है कि आपको चाहिए क्या क्या। तो बेटा आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एंजाइम्स चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको वेक्टर्स चाहिए, तीसरा आपको होस्ट चाहिए। बेटा एंजाइम्स जो है, मैं आपको बताऊंगी, आपको कटिंग पेस्टिंग के काम में आएंगे, है ना। कुछ कट करोगे, कुछ है, तुम्हें नई चीज बनाने लगते हो, क्या करते हो, पहले कट करते हो, पेस्ट करते हो, ऐसी ऐसी चीजें करते हो। वेक्टर इज लाइक अ बस, है ना। फिर उस कटी फटी चीज को जोड़ जाड़ के फिर एक बस के थ्रू आप उसको होस्ट पे पहुंचाओगे, यहां से आपका प्रोडक्ट निकलेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका चैप्टर सारा यही है।
आपने काटा पीटा एक चीज को, फिर उसको वेक्टर में बिठाया और वेक्टर में बिठा के होस्ट में बिठा दिया और आपका प्रोडक्ट बन गया। कहानी यही है पूरे इस चैप्टर में, घुमा घुमा के आपको बताई गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा कि इंजाइम्स जो है वो कितने तरह के हैं, क्या क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इंजाइम की सबसे पहले हम बेटा बात करें तो सबसे पहले आपकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इन योर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कौन से? टाइप 2, बहुत सारे हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है टाइप 2, टाइप 2, याद रखना इस बात को, ठीक है। स्पेसिफिक है बिकॉज वो कौन से साइट्स को ढूंढते हैं आपको पता है, इसको कहते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक साइट्स को ढूंढते हैं और वहीं पे कट लगाते हैं। अगर इसका नाम एंडोन्यूक्लियेज है तो मतलब ये आपकी पेप्टाइड चेन है ना, जो भी आपकी पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं, अगर ये न्यूक्लियोटाइड चेन को अगर कट लगा रहा है बेटा तो बिटवीन उसके इंटरनल कट लगाएगा उसको, न्यूक्लियोटाइड चेन को, राइट। और अगर ये एक्सोन्यूक्लियस है तो बाहर की तरफ वो कट लगाए, हम देखेंगे इसके पार्ट में भी। आपकी एनसीईआरटी से बिल्कुल हम लोग कोलैबोरेट होके चल रहे हैं, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा आपके नोट्स बनाने में, बिकॉज एनसीईआरटी में थोड़ा हॉचपच किया हुआ है, बट तुम पढ़ते हो ना उससे, तो ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ साथ चले सब कुछ है, ठीक है। तो समझ आ गया बच्चों, एंडो मतलब इंटरनल और न्यूक्लियस मतलब जो डीएनए को कट कर रहा है, ठीक है ना, जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो उसमें अंदर में कट लगा रहा है। कौन सी साइट है बच्चों? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अंदर में कौन सी साइट होगी, क्या नाम होगा उसका? लिख दिया होगा अभी तक तुमने, है ना, मैं भी होंगी वहां पे। पैलिंड्रोमिक, इज इट क्लियर? अभी पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है उसका बाद में देखते हैं। चलो, उसके बाद में तुमने काटा पीटा फिर जोड़ दिया। लाइगेज इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर पेस्ट या ग्लू, इसको कहते हैं, जोड़ने के काम आता है। तुमने दो को कट किया, उसको जोड़ा। टर्मिनल ट्रांसफेरेसिस भी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, क्या करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन एंजाइम विच इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। डीएनए पॉलीमरेज, आपको पता है वो नई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने में हेल्प करता है। एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो ये जो सारे एंजाइम्स हैं बेटा मेजरली आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। सिंस यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग ऑफ द रिवीजन फॉर दिस नीट का पेपर बचा, तो आपको सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देना है एंड इस पे। यू आर गुड टू गो। आप इन तीनों को, इसमें से डीएनए पॉलीमरेज आपका जेनेटिक्स में आ जाता है, इसको तुम साइड में भी रख सकते हो। वैसे मैं इसका आपको बता दूंगी कि इसका क्या मतलब होता है, बट यू कैन पुट इट असाइड, ठीक है। अब चलिए उसके बाद में बात करते हैं वेक्टर्स। आपने कट कर लिया, अब आपको एक बस की जरूरत है कि आपने ये जो काट के जोड़ा है दो डीएनए को, इसको अब बस में बिठा के होस्ट तक पहुंचाओ। तो इसमें डिफरेंट तरीके के वेक्टर हैं आपके पास। प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज है, हाइब्रिड वेक्टर है, शटल वेक्टर है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके होस्ट मतलब जिसके अंदर में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, जिससे निकलेगा आपका प्रोडक्ट। तो बेटा ये आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई, प्लांट सेल भी हो सकते हैं और एनिमल सेल भी हो सकते हैं। अब ये होता क्या क्या है, इसको एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखते हैं। मेरे से गलती हो रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रही हूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ वो हो गया है ना दिमाग में। तो ध्यान रहे, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है आपने मतलब उसी को, है ना, कभी कभी फ्लो में पता नहीं चलता रिकॉर्डिंग्स में कि क्या है, तो कंफ्यूज ना कर जाओ। दैट इज क्या है बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको पता है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए आरएनए आपके इसी से बने हुए हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड नहीं होगा यहाँ पे। चलिए इसको और थोड़ा सा हम लोग इलैबोरेट करते हैं कि न्यूक्लियेसिस क्लीव्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना। आपको पता है आपको कौन सा 3 चीजें होती हैं आपकी न्यूक्लिक एसिड्स में, कौन कौन सी? शुगर, नाइट्रोजन बेस यहाँ पे हैंग कर रहा होता है, यहाँ पे आपका फॉस्फेट होता है, ठीक है, यहाँ पे फिर एक शुगर होता है, यहाँ पे फिर एक बॉन्ड होता है, यहाँ पे नाइट्रो, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, इसको कट करते हैं न्यूक्लियेसिस, राइट। तो क्या बोला था मैंने, एंडो मतलब अंदर कट मारेंगे, एक्सो मतलब उसके टर्मिनल पे कट मारेंगे। बच्चों जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से मुझे कि आपका जो एक्सो न्यूक्लियस होगा उसका एग्जाम्पल दो कोई। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, पता है आपको, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है ये। हाँ लिखो कार्बोक्सी, चलो एनीवेज, चलो हमें बता दूंगी, मैं होंगी वहां पे। चलो लेकिन हमारा जो मेन है बच्चों वो ये है
टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक साइट पे जो है वो कट लगाता है। अब पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है, जैसे कि मॉम, आगे से पीछे से पड़ा एक जैसा, ठीक है। फिर आपका जैसे होता है मलयालम, है ना, मलयालम, मलयालम, है ना, सही है ये, मलयालम, मलयालम, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए इसलिए मैंने कोट कर दिया यहाँ पे। तो आगे पीछे से पढ़ो तो सेम है। अब वहां पे आपको क्या दिखता है, वहां पे आपको नाइट्रोजनस बेसिस दिखते हैं, ठीक है ना। तो गैटसी, GAATC, GAATC, सॉरी GAATTC, गैटसी, है ना। अभी हम अगले इसमें करेंगे। तो ये इसको पैलिंड्रोमिक साइट्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था आपका बेटा, था HindD2। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, HindD2, ठीक है। ये इसको किसने डिस्कवर किया था, आर्बर स्मिथ एंड नेथन ने, ठीक है। अच्छा, अब ये HindD2 पे भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या डिपिक्ट कर रही है। जैसे कि सबसे पहला लेटर आपका बेटा क्या डिपिक्ट कर रहा है, हेमोफिलस जीनस। फिर इन्फ्लुएंजे, इन्फ्लुएंजे आपका स्पीशीज, ठीक है। RD इसकी स्ट्रेन है। सेकंड इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। बच्चों फटाफट से मेरा इंटेलिजेंट बच्चा कौन मुझे लिख के बता देगा चैट बॉक्स में कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे जो है ये बेटा, इससे कॉज क्या होता है, व्हाट इज द डिजीज इज कॉज, कम ऑन, राइट, है ना। आई विल बी देयर एंड यू बेटर गिव द आंसर्स टू मी, हाँ, ठीक है, बिकॉज अभी कल ही पढ़ाया मैंने तुमको ये, कल ही पढ़ाया है मैंने तुमको ये, हाँ। चलो मूविंग ऑन बच्चों, एंड ये आपकी एनसीईआरटी के पेज का उठाया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस। तो बच्चों अगर आप ये देखें, ये EcoR1 है ना, EcoR1 आपका एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो एंजाइम है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अब देखते हैं कि ये EcoR1 है, कट्स द DNA बिटवीन बेसिस G एंड A ओनली। ये इसको भाई साहब पता है कि मुझे जो है ना G और A में ही कट मारना है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक साइट, है ना। अभी तुम देखो तो ये क्या करता है बेटो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है GAATTC, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, GAATTC। तो ये वाला और ये वाला जो DNA है वो सेम है, इसमें सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है। तो इसने क्या किया बेटा, यहाँ पे कट लगाया, इधर कट लगाया और यहाँ पे इधर कट लगाया। इसने क्या बोला था कि EcoR1 जो है ना बेटा, इट मेक्स द कट बिटवीन G एंड A ओनली। तो ऊपर वाले में इसने पॉलीन्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे कट लगाया G के पास में, और यहाँ पे इसने कहाँ पे A के पास में कट लगा दिया। अब इससे क्या हुआ, अब कट जब लगेगा तो ये सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से। यहाँ पे देखो अभी कैसे बन गया, तो ये वाला हिस्सा इसका अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो, हमने इसको साइड कर दिया, तभी ऐसा दिखने लग गया, ये ऐसे दिखने लग गया। अब ये कट रिमूव कर दिया ना हम इसको, अगर हम इस पार्ट को हमने कट कर दिया तो मतलब इसको हमने हटा दिया यहाँ से, ये डिस्कार्ड हो गया, दिस इज डिस्कार्डेड। सिमिलरली यहाँ पे भी दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज डिस्कार्डेड। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को, अगर नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे देखें पता चलेगा। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ आपको अब समझाने के लिए, तो ये है ना, ऐसे है। तो यहाँ पे अगर तुमने कट लगाया तो इसको तुमने कट करके फेंक दिया आउट, यहाँ पे अगर तुमने कट लगाया तो इसको तुमने कट करके फेंक दिया। अभी ऐसा दिखेगा, है ना, ये ऐसे करके, है ना, ऐसे डब्बा सा ऐसा दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा। इन एंड्स को हम क्या कहते हैं, इन एंड्स को हम लोग कहते हैं बेटा स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है ना किसी में भी, किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, तो दो तरह के एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक स्टिकी एंड्स जो कि ये होते हैं, विच इज यूजफुल, यही होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में यूजफुल। बाकी एक ना ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं इस तरीके से, ये हमारे किसी काम के नहीं है। अब तुम्हें याद है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम पढ़ा था ना हमने, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम में अगर ये ब्लंट एंड ऐसे प्रोड्यूस कर देना इंस्टेड ऑफ दिस, तो इनके पास में टर्मिनल ट्रांसफरेज में ये कैपेसिटी होती है कि इसमें यहाँ पे इसको ये स्टिकी एंड जो है वो बना सकता है, इसलिए इसका नाम टर्मिनल ट्रांसफरेज है, ठीक है। ब्लंट एंड को स्टिकी एंड बना सकता है वो, ठीक है। लेकिन आपको उसका डिटेल नहीं है तो जाके छोड़ दो उसको। अब इतना तो समझ में आ गया बच्चों, मेरी बात सुनो, ये जो है ना बेटा, ये
आपको पेपर में आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। आपको बोलते डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करा दो मैम, ये करा दो, यही है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो अभी तो हाँ, इसको स्टिकी, कोहेसिव या स्टैगर्ड एंड कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसको आगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 एंड बन गए। अब ये अलग डीएनए, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इस फॉरेन डीएनए को इस बस में बिठाना है। वेक्टर मैंने क्या बोला, वेक्टर बोला बस है। तो अभी हमने क्या किया, इसको कट लगाया, इसके लिए जगह बनाई, उसको यहाँ पे डाला और ये हमारे पास आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे ही तो बनता है आरडीएनए, समझे? ठीक है ना। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया, तो क्या फॉरेन डीएनए में और वेक्टर डीएनए में सेम ही होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा? जैसे इको आर1 यहाँ के लिए भी होगा, इको आर1 यहाँ के लिए भी होगा। ये सही बोल रही हूं मैं? यस और नो? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज oh hell yeah, yes. The same restriction enzyme cuts the vector DNA, ठीक है ना, and the foreign DNA. Same पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उस पे जो है वो कट लगाता है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे भी इसको कट लगाएगा, यहाँ पे भी इसको कट लगाएगा। डन। चलो, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू और आपको समझ में आ गया है। अभी तुमको क्या पढ़ना है, आपको याद करना है क्या बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के एग्जाम्पल्स। एक जो आपके ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसे दिखने वाले, जो हमारे किसी काम के नहीं है, और एक हमारे इसी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं ऐसे करके, जो हमारे काम के हैं। तो इसको बेटा क्या, इकोस्मावन, एक और स्माइल, मैं तो ऐसे याद किया था, इकोस्मावन, ये ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इकोफाइस्मावन प्रोड्यूस स्टिकी एंड बैम H1, PVU1, PST1, SAL1 एंड XHO1। ये चारों के चारों ना PBr 322 के हैं। तो आपको यहाँ से यही याद हो जाना चाहिए कि देखिए सारे के सारे स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट फॉर XHO1, ये नया है। ठीक है बच्चों, ये याद करने हैं आपने। डन है, याद क्लास में ही कर लेना, ये नहीं कि मैं बाद में इसको समझूंगा, मैं बाद में याद करूंगा इसको। ठीक है, तो ये डायग्राम और ये। अब आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे बच्चों? एंजाइम्स की, है ना, लाइगेजेस। अब इसको जैसे सपोज यहाँ पे जो है ना ये जैसे कट लगा देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे लाइगेजेस काम आते हैं। ठीक है ना, लाइगेजेस काम आते हैं, राइट। मैंने आपको कहा था 2 ही मेन है इसमें। अच्छा, अब एक्चुअल में आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अब ये फॉरेन डीएनए क्यों लिया है और वेक्टर डीएनए क्यों लिया है? अब लेट अस जस्ट सपोज कि तुम साइंटिस्ट हो और तुमको ना एक प्रोडक्ट बनाना है। क्या तुमने देखा कि अरे यार इंडिया में तो इतना लोग लड्डू वड्डू खा रहे हैं, इनके तो यार डायबिटीज तो मतलब बढ़नी ही बढ़नी है। तुम फार साइटेड तो तुमने आज से देख लिया। ठीक है, मतलब मान लेते हो कि तुम आज से कम 20, 30, 40 साल पहले आए हो। ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने सोचा अरे यार इंसुलिन बनाना पड़ेगा मुझे, है ना। अब इंसुलिन बनाने के लिए तुमको कौन से सेल्स चाहिए? पैंक्रियाज के। पैंक्रियाज में कौन से सेल्स चाहिए? पैंक्रियाज में अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं। तुमको चाहिए हैं बीटा सेल्स। क्यों? बीटा सेल्स जो हैं वो ये बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज, हाँ ऐसे ही। तो तुमने सोचा कि इंसुलिन को क्यों ना एक्सट्रैक्ट किया जाए और उससे जो है अल्फा बीटा सेल्स को क्यों ना एक्सट्रैक्ट किया जाए और उससे इंसुलिन बनाया जाए। प्लान बढ़िया है ना। तुम गए, तुमने अपने पैंक्रिया के डीएनए को निकाला। ठीक है बेटा, फिर तुमने क्या किया, उसमें कट लगाया, आरडीएनए बनाया, बिकॉज तुम प्रोडक्ट बनाओगे, किसी ह्यूमन के अंदर थोड़ी बना सकते हो तुम ये। तुमने क्या किया, एक वेक्टर डीएनए लिया, एक फॉरेन डीएनए लिया, ठीक है, और इसमें कट लगाया, इसमें भी कट लगाया, आप स्टिकी एंड प्रोड्यूस किए, है ना, स्टिकी एंड प्रोड्यूस किए, ज्वाइन किया, ये आपका आरडीएनए बन गया। ये हमने सीखा है अभी पिछली स्लाइड में भी, ठीक है, कि वेक्टर डीएनए से कैसे स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, अब तुमने क्या किया, इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, ढेर सारा इंसुलिन बनाने के लिए इसको तुमने होस्ट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे ही तुमने होस्ट सेल में डाला, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसमें तुमने डाला, ये बैक्टीरिया आगे डिवाइड करने लगा और तुम्हारे पास तो इंसुलिन ही इंसुलिन, चांदी ही चांदी, इंसुलिन ही इंसुलिन हो गया और तुम रातों रात अमीर। एली लिली कंपनी ने यही तो किया है, हीमोग्लोबिन बनाती है ना वो, यही तो किया है उसने। ठीक है, तो ये बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कहानी वही है। ठीक है ना, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। डन। चलो आगे बढ़ो।
कर लेना, इसको पेपर में आ सकता है ये, ठीक है ना। बाकी अच्छा, अभी हमने कहानी पढ़ी यार मैम, आप तो कह रही हो कि डीएनए में कट लगा दिया, पर मैं ना कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये अलग कैसे होता होगा सब कुछ। आपने बोला अल्फा सेल्स भी हैं, बीटा भी हैं, डेल्टा भी, अलग कैसे किया इसको, क्वेश्चन है ना। चलो मेरे बच्चे तो यही समझते हैं, आओ यहाँ पे, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है फिर दोबारा से। अब आपने बेटा क्या किया, आपने उस इंसुलिन के सेल्स को निकाले, बेसिकली पेंक्रियास के सेल्स को आपने निकाला था, ठीक है। अभी पेंक्रियास के सेल्स को तुमने देखा कि ये ना छोटे छोटे हैं साइज में, पर तुमने अलग कैसे करना है इसको, स्मॉलर डीएनए है, तुम अलग कैसे करोगे। अब तुम आते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, जो एक टेक्निक है जिसमें से कि आप सीवीड है ना, अब जैसे मैं कोरियन सीरीज देख रही थी, कौन से देख रही थी मैंने, होम टाउन चाचा देखा था मैंने, और क्रैश लैंडिंग ऑन यू देखा था, तो उसमें सीवीड सूप भी पीते हैं वो लोग, हाँ बड़ा हेल्दी मानते हैं। बट एनीवेज हमने उसको यूज करके एक एग्रोस जेल बनाया, ठीक है, सीवीड से नया, मतलब प्लांट सोर्स है इसका, और उसको यहाँ पे एक माउंट कर दिया, किस पे, एक अपने एपरेटस में, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाए वेल्स, है ना, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, हाँ, वेल्स बनाए, और यहाँ पे हमने डीएनए को अपलोड करना शुरू कर दिया, लेन 1 में, लेन 2 में, लेन 3 में, लेन 4 में। ये था कैथोड आपका और ये था एनोड, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये आपका माइनस था और ये आपका प्लस था। अब डीएनए बच्चों क्या है, प्लस है या माइनस है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो डीएनए को बेटा जब हमने यहाँ पे डाला, तो अब यहाँ पे ये डीएनए जो है आगे की तरफ को बढ़ने लग गया। अब क्या है, मोटा आदमी जल्दी भागेगा या पतला आदमी जल्दी भागेगा, बताओ। ऑब्वियसली पतला, ठीक है ना, छोटी हाइट होने के बहुत फायदे हैं। सो अभी क्या हुआ कि जो तुमने डीएनए यहाँ पे अपलोड किया था ना बेटा, तो वो यहाँ पे मूव होना शुरू हुआ, बिकॉज तुमने इसको इलेक्ट्रोड से अटैच किया था, चार्जेस को, है ना, तुम केमिस्ट्री तुम अच्छे से जानते हो। तो जो स्मॉलेस्ट डीएनए थे वो सबसे ज्यादा जल्दी भागे, जो बड़े बड़े डीएनए थे वो आराम से चल रहे थे। दैट्स हाउ दिस डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड, योर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। इसको फॉरेन डीएनए को आप डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, समझ आया। तो अच्छा, फिर ये चलने लग पड़े, ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखो, कभी आई थिंक पहले मैंने क्वेश्चन देखा था किसी एक्सरसाइज में या पता नहीं किसी में, तो तुमको देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स। अनडाइजेस्टेड का मतलब है कि अभी तक ना ये मतलब डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, और ये डाइजेस्ट हो चुके हैं, तो मतलब ये आगे जो है वो निकल चुके हैं ये, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको बताना है कि डाइजेस्टेड कहाँ है, अनडाइजेस्टेड डीएनए कहाँ है, तो बेटा डाइजेस्टेड डीएनए आगे होंगे छोटे छोटे वाले, अनडाइजेस्टेड जो पीछे पीछे होंगे, ठीक है, ओके। हाँ, मतलब कभी कभार क्वेश्चन आ गया, यू नेवर नो, तो पता होना चाहिए किसके बेसिस पे जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में द डीएनए मूव्स। तो आप बताओगे साइज के बेसिस पे, चार्ज के बेस पे, या किसके बेसिस पे, आप कहोगे साइज के बेस पे। किसके बेस पे बेटा, दिमाग में छप जाना चाहिए, साइज के बेसिस पे। स्मॉलेस्ट द फास्टेस्ट, ठीक है ना, लार्जेस्ट द स्लोएस्ट, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने उस डीएनए को अलग कर लिया। आपको पता था कि मेरा डीएनए स्मॉल साइज का है, आपने ले लिया उसको, ठीक है। अच्छा, बट डीएनए को है ना तुम ऐसे नहीं देख सकते हो, चलो हम तो डीएनए देखेंगे, नहीं, आपको जब यहाँ पे अपलोड करने से पहले उसको इथीडियम ब्रोमाइड जो डाई है ना उससे स्टेन करना पड़ता है, ठीक है। फिर जैसे तुम उसको निकलते, बिकॉज ये फ्लोरोक्रोम डाई है, इथीडियम ब्रोमाइड इज अ फ्लोरोक्रोम डाई बेटा। ये क्या करती है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है एंड एमिट्स लाइट्स इन द विजिबल रेंज, बिकॉज यूवी रेस को नहीं देख सकते हो तुम, हाँ, तुम्हें विजिबल रेंज में देखना पड़ेगा। तो ये ऑरेंज कलर के बैंड्स आते हैं इसमें, कौन से बैंड्स आते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स आते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। आगे छोटा सा एक टॉपिक है इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है बेटा, सेपरेटेड डीएनए बैंड्स कट आउट फ्रॉम द जेल और एक्सट्रैक्टेड, इसको हम इल्यूशन कहते हैं। अब तुम्हारा काम हो गया, तुमने अब अपना फॉरेन डीएनए निकाल लिया, ठीक है, समझ गए सब लोग। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से काटा, फिर उसको अपलोड किया फिर उस पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन की, इलेक्ट्रोड से अटैच किया, और तुमने अब अपना काम कर लिया। इथीडियम ब्रोमाइड से देखा, अरे ये तो वही डीएनए है जो हमको चाहिए है, ठीक है, इल्यूशन से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, डन बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी, आई थिंक मेरे को कहीं मिला था क्वेश्चन ये, तो मैं आई वुड रियली लाइक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये उसी पे है,
डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड पे। ओके, ये मैं आपको सॉल्व करूंगी उसमें। अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर है आपका प्लाज्मिड, द PBr322। हाँ, प्लाज्मिड वेक्टर है बेटा, तो इसको हम लोग उसकी फुल फॉर्म कैसे देखेंगे? P फॉर प्लाज्मिड, BR डिस्कवर्ड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रे या रॉड्री कुछ भी कह लो, एंड दिस इज द नंबर ऑफ डिस्कवरी। मतलब इससे पहले कम से कम 321 प्लाज्मिड्स बने होंगे, 322वां था। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इसको बनाना कैसे है ना, अगले पेज पे बना हुआ भी है, बट यहाँ पे तुम इसको बनाना सीखो, आना चाहिए तुमको बनाना। कैसे? तो देखो, है ना, कैसे बनाओगे? तो मैंने आपको समझाया था, ये क्या पहली, ओ सॉरी, हाँ ये क्या हो रहा है भाई, ये रहा, पहली बारी है ना, एम्प और टेटार, है ना, पहली बारी MTRE, है ना, यहाँ पे क्या है, बैम H1 एंड साल 1 बेमिसाल आए पहली बारी MTRE बेमिसाल आए, तो फिर क्या, प्लीज, है ना, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ब्रेकअप, जिसको नहीं पता है ना वो मीनाक्षी मैम बायोलॉजी इंस्टाग्राम पे चेक कर ले, उसको पता चल जाएगा। हाँ, सो प्लीज तुम, है ना, पेपर भी उड़ा गए, PST1 PBU1। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है। आपको पता है यहाँ पे आपका ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होती है, यहाँ पे ROP होती है। समझ में आया? यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था क्लास 1 में हिंदी का 3rd पीरियड। सो क्लास 1 में हिंदी का 3rd पीरियड, और एक और मैम आ गई, इको R1। ये सारी क्या है आपकी? रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आके कट लगा सकता है, एंडोन्यूक्लियस कट लगा सकता है। बाकी इसको हम डिटेल में जानते हैं, ये मैंने आपको खाली बताया है कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, और बाकी सब क्या है अगले पेज पे देखते हैं। तो बनाना भी आना चाहिए आपको ये इसको, ठीक है, कभी गलती नहीं करोगे। अब आओ, अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे प्लाज्मिड की, PBr322 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, लेट मी टेल यू, एंड ऑन द डायग्राम ऑल्सो, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। चलो, तो बेटा इसको अगर हम लोग देखें तो इसका नाम है PBr322, अभी तक आप इसका मतलब समझ चुके हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं, ये मैंने आप रेड कलर में हाईलाइट किए ना, ये डब्बे डब्बे बनाए हैं, तो क्या है, इन तीनों को क्या लिखा मैंने, बैम H1, साल 1, PST1, PBU1, इको R1, क्लास 1 हिंदी का 3rd पीरियड। ये सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है ये आपका वेक्टर DNA ना बस है, बस में आपने फॉरेन DNA को बनाया, बट लेकिन बस भरी हुई है, तुम हटाओगे ना किसी चीज को पहले, फिर बिठाओगे ना किसी को, तो बेटा रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट लगाएगा, वो कोई भी चूज कर सकता है। ठीक है, इसी के बिल्कुल अंदर रिस्ट्रिक्शन साइट के अंदर आपको यहाँ पे 2 आपके एम्पसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, एम्पार एंड टेटार ठीक है, ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स होते हैं। बैक्टीरिया को ये क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स। सपोज कि हमको कोई बीमारी हो गई, हमने एंटीबायोटिक ली, तो लेकिन बैक्टीरिया भी तो कम नहीं है ना, बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे होता है उसका प्लाज्मिड ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ठीक है, जो ऐसे ही रखा है उसने, स्पेयर DNA उसका, तो उसमें रखता है वो सामान, हाँ, अपने को बचाने के लिए, तो वही है ये। लेकिन हम भी चालाक हैं, हमने इसको यूज किया सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। कैसे यूज किया? सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर? द बिगेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, टू फाइंड द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, कि तुमको मैंने भेजा कि बेटा बच्चा जा, बेटा श्रेया जा बेटा, और ना इसको रोहित को यहाँ बस में बिठा के आ जा, है ना। तो श्रेया गई, है ना। अब मुझे नहीं पता कि उसने रोहित को बस में बिठाया, कि रोहित ने उसको मना लिया कि नहीं मेरा आज यहीं रहने का मन है, मैं नहीं जाऊँगा आज, है ना। तो अगर तो तुमने ऐसा किया तो मेरा काम नहीं बना ना, मेरी तो सारी मेहनत खराब हो गई। ठीक है, मैंने तुम्हें कहीं भेजा तो तुमने मेरी मेहनत खराब कर दी। ठीक है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? ठीक है, उसको जानने के लिए कि मेरा काम हुआ कि वेक्टर में तुमने DNA को ऑफ इंटरेस्ट को एंटर किया या नहीं किया, इसके लिए हम सिलेक्टेबल मार्कर्स को यूज करते हैं। कैसे यूज होता है इसका मैं बात बताऊंगी। तो यही होता है दैट इफ द DNA ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन मतलब क्या कह सकते हो कि इंसर्टेड इनटू द वेक्टर और नॉट, अगर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मेरी मेहनत बेकार है। लेकिन हमको अभी नहीं पता चल सकता ना, वो बाद में पता चलता है हमको, उसके लिए प्रोसेसेस होती है। मैं बताऊंगी आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। अच्छा,
देन उसके बाद में बेटा ORI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ORI क्या होता है। यहां से आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है, बिकॉज प्लाज्मिड के पास कैपेसिटी है ना कि 2 बना सकता है, 4 बना सकता है, जितनी ज्यादा कॉपी बनाएगा उतना ज्यादा अच्छा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड ऑल्सो मेंटेन्स द कॉपी नंबर, ठीक है। देन ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड इसका फुल फॉर्म है, एंड ये क्या करता है बेटा, कोड्स फॉर द प्रोटीन्स नीडेड फॉर रेप्लिकेशन, कि जो प्रोटीन्स है ना रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, कुछ एंजाइम चाहिए, वो सारे यहाँ पे बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी तुमको समझ में आ गया PVU2B, ये भी रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये इसका मतलब हमने पोस्टमार्टम कर दिया इसका, हाँ ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अभी सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में तुमको आगे बताएंगे कैसे पता करते हैं इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब आ गया हम सिलेक्टेबल मार्कर्स को, हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। आपको पता है इंसर्शनल एक्टिवेशन आपकी बुक में वो दिया है, पेज नंबर बुक नहीं रखी मैंने साथ में यहाँ पे, मैंने आपको बता दी थी। इंसर्शनल एक्टिवेशन क्या होता है, अभी तुम देखो। सपोज कि अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे बेटा यहाँ पे अपना RDNA जो है वो, सॉरी अपना DNA ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाला, ठीक है। DNA ऑफ इंटरेस्ट डाला, सुनते जाना ध्यान से, हाँ। दैट मीन्स अगर मैंने BAM-H1 साइट पे अपना DNA ऑफ इंटरेस्ट डाला है बेटा, दैट मीन्स टेट्रासाइक्लिन को हटाया होगा ना, समझे मेरी बात को। या फिर अगर मैंने PVU1 को चूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ कट मारा और मैंने DNA ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ लगाया, इसको यहाँ बिठाया, तो मतलब एम्पसिलिन तो नहीं होगा। अब सुनना ध्यान से, अगर सपोज मैंने एम्पसिलिन वाले पे जो था अपना DNA ऑफ इंटरेस्ट डाला, अगर मैं इस बैक्टीरिया को जिसके अंदर ये प्लाज्मिड है, अब मैं एम्पसिलिन मीडियम में डालूंगी तो ये क्या बचेगा क्या, या मर जाएगा बैक्टीरिया, बताओ। अगर मैं इसको एम्पसिलिन एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में डालूंगी तो ये बैक्टीरिया, अब इसके पास में एम्पसिलिन का रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये मर जाएगा। इसके पास दवाई का तोड़ नहीं है ना, पहले था रेजिस्टेंस था इसके पास में, लेकिन तो इसलिए मैंने ये जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स रख लिए, ठीक है। वही तो बैक्टीरिया मर गया अगर, तो तुम्हारा काम मानो हो गया है, उस कॉलोनी का काम वो हो गया है, या उसका मरना तुम्हारे लिए शुभ सूचक है, ठीक है। यहाँ पे यही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ना वाइट मतलब कि ग्रोथ नहीं हुई बैक्टीरिया की, ठीक है। ये कॉलोनी है, व्हाइट एंड ब्लू कॉलोनी है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो व्हाइट मतलब कि रिकॉम्बिनेंट्स है, ठीक है ना, आपका काम हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बेटा वो सर्वाइव नहीं किया, बिकॉज जहां पे एम्पिसिलिन था ना, देखा ना मैंने, एगर मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन, जहां पे एम्पिसिलिन था ना बेटा, अब वहां पे आपका DNA ऑफ इंटरेस्ट बैठा हुआ है, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया, चलो हमारा काम तो हो गया, वाह, चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। अगर वो ब्लू कॉलोनी आ गई तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा काम नहीं हुआ है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो हमारे लिए बैड न्यूज है वो, ठीक है। तो व्हाइट मतलब कि बैक्टीरिया डाइड, ठीक है ना, और ये ब्लू मतलब कि बैक्टीरिया सर्वाइव्ड। तो अगर ये हमारे लिए खराब बात है, ये हमारे लिए बढ़िया बात है, ठीक है। तो इसके लिए है ना, क्या इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक और एग्जाम्पल उन्होंने डाला था कि ये जो RDNA है, जो रिकॉम्बिनेंट DNA है, सपोज ये वेक्टर है, और इसको मैंने इससे बनाती हूँ, सपोज ये वेक्टर है, और वेक्टर में हमने यहाँ पे जो है वो RDNA जो है इंसर्ट किया है, इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पे बोलता है ये, यहाँ पे पहले क्या था, पहले इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का बनाने के लिए जीन था। कोई भी कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी में एंजाइम है, प्रोटीन है, उसको बनाने के लिए हमारी बॉडी में एक जीन चाहिए होता है। हमने इस जीन को हटाया यहाँ से, ठीक है, और हमने इस RDNA को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसका नाम था। अब गैलेक्टो मतलब क्या है, गैलेक्टोज शुगर है, ठीक है। तो अब जब तुम उसको इस कॉलोनी को अगर तुम उसमें डालोगे, गैलेक्टोज के उसमें डालोगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एंजाइम नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा उसको डाइजेस्ट, में पता चल जाएगा ये काम। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि आपने जिस जगह से एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज बनना था, आपने उसको इनएक्टिवेट कर दिया और आपने अपना RDNA ढांबे डाल दिया, है ना। ये भी एक तरीका है जानने के लिए कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता कर, बिकॉज नेकेड आई से विजिबल नहीं है ना ये,
ठीक है ना। तो यही बात है इसकी, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, आपकी नोट्स में भी चला जाएगा अदरवाइज ये, ठीक है। सो आफ्टर सक्सेस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके बारे में, आफ्टर सक्सेसफुल लाइगेशन LAC-Z जीन इज इंसर्शनली इनएक्टिवेटेड। अगर आफ्टर सक्सेसफुल लाइगेशन मतलब rDNA को अगर तुमने यहाँ पे डाल दिया तो LAC-Z जीन जो है ना वो खत्म हो गया, मतलब वो नहीं बन पाएगा। तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। ब्लू मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब हमारा काम नहीं हुआ है, मतलब वहाँ पे है गैलेक्टोसाइडेज है, और यहाँ पे व्हाइट वाली में वो गैलेक्टोसाइडेज नहीं है। अभी बात करते हैं, समझ आ गया सबको। बेसिकली आपको व्हाइट एंड ब्लू पे क्वेश्चन आता है, तो व्हाइट मतलब रिकॉम्बिनेंट, ब्लू मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ आ गया बेटा सबको, है ना। कोशिश पूरी की है, आई होप आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो अभी हम लोग ना प्लाज्मिड के बारे में पढ़ आए हैं, है ना। तो आपकी उसमें प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है कि उसमें ORI होनी चाहिए, ROP होनी चाहिए, और सबसे कम नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। तो PBR 322 उसको बिल्कुल पूरा नहीं करता है उसमें देखो कितनी साइट्स हैं, BAM H1, SAL H1, PVU1, PST1, क्लास 1, हिंदी का 3rd पीरियड, इको R5, लाइक दैट, इको R1 सॉरी। एनीवेज, तो हमारे पास और भी वेक्टर्स हैं बेटा। बैक्टीरियोफाज जो कि एक वायरस है, ये भी अब वेक्टर की तरह यूज कर लेते हैं, हम इसको बस की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिड वेक्टर्स हैं जो कि 2 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि प्लाज्मिड और लैम्डाफेज का जो है कॉम्बिनेशन है, इसको कॉस्मिड कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। शटल वेक्टर्स हैं। शटल वेक्टर्स प्रोकैरियोट से बेटा यूकैरियोट में क्या करते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं शटल वेक्टर्स। तो येप, ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड इसका एग्जांपल है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बैक एंड यैक। बैक बोले तो क्या बेटा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड यैक बोले तो क्या बेटा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्वेश्चन आपको क्या आया था मैं आपको बता देती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है नीट का, कि सबसे ज्यादा जो DNA की लोडिंग कैपेसिटी होती है वो किस में होती है। आपका आंसर है यैक, ईस्ट पे, है ना, ईस्ट पे नहीं यैक पे, है ना। सो दैट इज 1 MB, 1000 KB की इसकी जो होती है कैपेसिटी होती है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल की कितनी होती है बेटा, आई थिंक इसकी 10 KB के आसपास में होती है ना। लेट मी चेक ऑल्सो, हाँ 10 KB के आसपास में होती है इसकी, और इसकी 1, है ना। और दूसरा जो आपका नॉर्मल प्लाज्मिड है उसकी भी इतनी होती है, कम से कम 20-30 के आसपास में होती है, राइट। तो ये हो गया वेक्टर्स। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज द होस्ट। तो होस्ट में मैंने आपको बोला है कि लास्ट स्टेप होगा, आपने DNA ऑफ इंटरेस्ट लिया, काटा, वेक्टर लिया, काटा, जोड़ा, ठीक है, फिर आपने उसको एक होस्ट के अंदर डालना है ना, होस्ट के अंदर डालना है। तो आपके डिफरेंट तरह के होस्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया, ई कोलाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो बैक्टीरिया को ना सबसे पहले हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है बच्चों। क्या बनाना पड़ता है बच्चों, कॉम्पिटेंट। जाग रहे हो ना, क्वेश्चन आ रहा है यहां से, ठीक है क्वेश्चन आने तो बेटा ध्यान दो यहां पे। हाँ, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है बेटा, सरल भाषा में कि आपने बैक्टीरिया को केपेबल बना दिया कि वो जो वेक्टर को अपने अंदर में ले ले। क्योंकि जो तुमने वेक्टर में मॉडिफिकेशन की है, बाहर से वेक्टर को काटा पीटा है, फिर DNA लाइगेज से DNA ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ा है, rDNA अपने बड़े मजे से बना तो लिया है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर डालोगे कैसे उसको वेक्टर को, ये भी तो प्रॉब्लम है ना एक। तो कॉम्पिटेंसी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी। तो इसमें क्या करते हैं बेटा हम लोग, ट्रीटिंग द बैक्टीरिया विद डाइवेलेंट आयंस, कैटायंस, वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द एग्जाम्स। कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट करते हैं, उससे क्या होता है बेटा, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच, ये विद का साइन है, हाँ सी के ऊपर बार, विद विच DNA एंटर्स द बैक्टीरियम। तो DNA की कैपेसिटी बढ़ जाती है बैक्टीरियम के अंदर एंटर करने की। हाँ, अब इसका एक और मेथड होता है, हीट शॉक मेथड होता है। इसके बाद मतलब हम ये कर सकते हैं, हीट शॉक मेथड में क्या करते हैं, बैक्टीरिया ओवर आइस विद कैल्शियम क्लोराइड, इसका हमें ट्रीट किया, सबसे पहले डाइवेलेंट आयन के साथ में ट्रीट किया, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, है ना। पहले उसको आइस पे ले गए, मतलब टॉर्चर ही हुआ उसका, पहले आइस पे ले गए, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर दोबारा से उसको आइस पे ले गए, ट्रांसफर टू आइस वंस अगेन। तो इतने में क्या होता है कि वो जो वेक्टर है फटाफट से, जो पोर्स थोड़े से खुलते हैं, उस बैक्टीरिया के जो पोर्स हैं वो ऐसे से थोड़ी देर के लिए खुलते हैं, एंड वेक्टर फटाफट से तो तेजी से अंदर आ जाता है, सारा काम हो गया।
है ना। इसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट बनाना। बैक्टीरिया को क्या बनाना बेटा, कॉम्पिटेंट बनाना। अच्छा बेटा, कभी कभी ना प्लांट सेल और एनिमल सेल भी वेक्टर की तरह एक्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसके पास में टीआई प्लाज्मिड है। टीआई बोले तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, इट इंटीग्रेट्स एट एनी वन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, किसी भी एक पार्ट ऑफ द प्लांट क्रोमोसोम पे एक्ट करता है। जैसे सपोज है ये प्लांट है, ठीक है ना, ये प्लांट है, ये आपका जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस है, आया आया आया, ये इसकी रूट्स थी, ठीक है। इन रूट्स को इसने क्या किया, अफेक्ट किया, और ये प्लांट कोई भी जगह पे इसने प्लांट क्रोमोसोम ने इस अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया। तो इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, है ना। ये इसको किसी हेल्प नहीं चाहिए होती, इसमें खाली हमने इसके जो टीआई प्लाज्मिड है इसको कट करते हैं, उसमें डालते हैं, फिर दोबारा से उसको इसमें डाल देते हैं, ये जाता है और रूट को अफेक्ट तो वैसे करता ही है ये, और अब वहां पे प्लांट क्रोमोसोम डाल आता है। तुम आरएनए इंटरफेरेंसिंग पढ़ोगे इसके लिए अगले चैप्टर में, ठीक है। एनिमल सेल में वैसे ही, इस एनिमल सेल का एग्जाम्पल हो गया आपका स्किड, है ना। जैसे इसमें मैंने बोला आरएनए इंटरफेरेंसिंग है ना, तो इसमें स्किड है। जैसे कि एनिमल सेल को डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, हमें पता है वायरस अटैक करता है आपका टी सेल्स पे, पर हमें ये भी पता है कि स्किड जो बीमारी होती है वो भी टी सेल्स पे, एडीए हमारा एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है ना, उसको बनने का जीन एब्सेंट होता है, तो वहां पे हम उसको क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, रेट्रोवायरस को पकड़ते हैं, डिसआर्म करते हैं, मतलब नॉन हार्मफुल, डालते हैं बॉडी में और बन गया, आपका काम हो गया, ठीक है। वैसे ही एडिनो वायरस, एडिनो मतलब कि आपके डीएनए वायरसेस, पेपिलोमा वायरसेस, हर्पीज वायरसेस, तो इसको सबको डिसआर्म करके हम अपना काम इनसे निकलवा लेते हैं, ठीक है। देखो सही हम तेज कितने हैं, देख रहे हो तुम। अच्छा, हमारे वेक्टरलेस मेथड्स भी हैं जहाँ पे हमें किसी वेक्टर की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास आरडीएनए है, ठीक है ना, और हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब हमारे पास में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमने सीधा उसको उसमें डाल दिया, है ना, किसी प्लांट सेल, किसी एनिमल सेल में डाल दिया सीधा। तो जैसे जीन गन या बायोलिस्टिक्स होते हैं या माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाया मैंने आपको। जीन गन्स है ना, इसको हम लोग गोल्ड या टंगस्टन से क्या करते हैं, कोट करते हैं विद डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को, और उसमें शूट कर देते हैं, ठा ठा, ठीक है। तो है गन से, है ना, गन मुझे बनानी नहीं आती, तो मतलब है ना, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को सीधा शूट और अंदर, ठीक है। चलिए बच्चों, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट, स्टेप्स फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब तुमको नया सारी कहानी पता चल चुकी है, अब तुम रातों रात अमीर बनने वाले हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें ह्यूमिलिन बनाने आ गया है, एली लिली कंपनी, खतरा तो नहीं हो गया कहीं उसको, है? पता चल गया तुमको, क्या पता चल गया, अभी देखो तुमको कितना पता चला है। सबसे पहले तुमको पता चल गया कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना होता है। जैसे कि आपको किसका आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना होता है, जो भी आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वो आपको डीएनए ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया से निकालना है तो आपको लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करोगे, कट करोगे ना उसको। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, तो निकालोगे तो सही उसको, मतलब इन दैट केस न्यूक्लियोइड। फंगल सेल को काइटिनेज, उससे सेल वॉल को ब्रेक करोगे। प्लांट सेल है तो सेलुलेज से ब्रेक करोगे, मतलब ब्रेक करोगे, बाकी सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, आरएनए, प्रोटीन, ये वो ब्ला ब्ला सब डाइजेस्ट होगा, लेकिन डीएनए डाइजेस्ट नहीं होगा, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और ये प्रेसिपिटेट डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड बाय स्पूलिंग, और तुम ग्लास रॉड को घुमा घुमा के उसको निकाल लोगे प्रेसिपिटेटेड डीएनए को, ठीक है। आइसोलेशन, रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, फिर उसका तुम क्या करोगे, उसको मतलब उसका डाइजेशन करोगे। याद है ना वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड, तो यही है वो, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो तुम उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको काटोगे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को अब अपने, ठीक है। फिर उसको अपलोड कर दोगे सारे के सारे डीएनए को, ताकि आपका जो डाइजेस्टेड डीएनए है वो जल्दी आगे आ जाए, और जो बड़े बड़े डीएनए जो अनडाइजेस्टेड है, जो आपके काम के नहीं है, वो पीछे रह जाए। समझ आ गया? अभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे उसका, हाँ। फिर सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तुम, पता ही है तुम्हें। देन मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, एम्पलीफाई करोगे डीएनए को। अभी ये जो है वो नया पार्ट है, इसको पीसीआर को बेटा डिस्कवर किया था कैरी मलिस ने, इसको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, जिसमें 3 प्रोसेस होती हैं सीक्वेंस में। नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 अनीलिंग, नंबर 3 एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। ये मैं बताऊंगी ये क्या होता है अगले पेज में। फिर उसके बाद में डीएनए को एम्पलीफाई किया, मतलब आपको छोटा सा डीएनए, आपने उसका इतना बड़ा डीएनए बना लिया, एम्पलीफाई कर लिया उसको मल्टीपल टाइम्स। देन लाइगेशन विद द वेक्टर, फिर उसको वेक्टर के साथ में लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आ गया, वेक्टर आपकी बस बिठा दिया, एंड देन होस्ट में डाल दिया, और फिर उसको स्क्रीनिंग ये सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम है।
सुनाइए ना कहानी वो ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनी की, सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम है ना, कूल ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब पीसीआर के लिए आपको ये डायग्राम जो है करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये पेपर में आ सकता है, आया भी है कई बार। तो आप बेटा देखें यहाँ पे, तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये जो है आपका सबसे पहला स्टेप है, दैट इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन बेटा हीट करते हैं हम लोग कम से कम भी 90 to 95 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, थर्मस एक्वाटिकस, इसका यूज करते हैं हम लोग बिकॉज ये हीट टॉलरेंट एंजाइम, ये 95 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर सह लेता है, इसलिए इसको पीसीआर में यूज करते हैं हम लोग। खैर, डीनेचुरेशन में बेटा क्या होगा, जो आपकी चेन्स हैं दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स वो अलग हो जाएंगी, है ना। अच्छा, अब एक चेन यहां पहुंच गई, अब एक चेन यहां पहुंच गई। अब हमने अनीलिंग की प्राइमर्स लगा दिए, है ना, ये देखो 3'5' 3'5'। अब ये क्या करेंगे, एक्सटेंड करने लगेंगे। डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करेगा, जो कि टैक पॉलीमरेज है आपका। तो डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज है आपका, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हेल्प करेंगे इसके, और ये एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन मतलब क्या है, ये प्राइमर जो है पूरी की पूरी इसमें एक्सटेंड हो जाएंगे। ऐसे ही 30 साइकिल्स आएंगे, इसलिए आपका डीएनए अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा, एम्पलीफाई हो जाएगा। 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं एक टाइम पे। तो क्या, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, DAE, याद रखना इसको, ठीक है। ओके डन, चलो ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोरिएक्टर्स बच्चों। और बायोरिएक्टर्स पे आपको क्वेश्चन कहाँ से आता है, कभी कभी डायग्राम पे क्वेश्चन, अगर थ्योरी पेपर अगर आप देते हो तो इसमें तो आपको डायग्राम बनाने को आता है, लेकिन अभी यहाँ पे थ्योरी नहीं है तो आपको बस इसी भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। तो आप ये देखिए बेटा, इधर आपके पास में सिंपल स्टेट टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्ड स्टेट टैंक बायोरिएक्टर्स है। सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाले हैं बेटा वो यही होते हैं, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैं। 2 तरीके के होते हैं ये, आप देखें अगर तो इसमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, दैट इज योर स्टीरर। ये जो है ना इसका स्टीरर, ये देखो मैंने आपको बोला ना, वो मैंने आपको बताया कि छाछ को करने के लिए पुराने जमाने में था, अभी नए जमाने का ब्लेंडर है, मतलब ब्लेंडर को घोलने के काम आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है इधर होता है बच्चे, एंड इसमें नहीं होता है, इसमें एयर बबल्स जो है नीचे से करते हैं, लेकिन काम सेम ही करता है वो एयर बबल्स में। तो इसका काम क्या होता है सबसे पहले, है ना, पहले बायोरिएक्टर्स हैं क्या, है ना, ये भी तो पता बच्चों को पता ही नहीं है, तो फटाफट बता देती हूँ आपको बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं। आपने क्या किया, फिर आपने सपना देखा था, है ना, इंडिया एक से लड्डू वड्डू खाएगा और डायबिटीज होगी और इंसुलिन बनाऊंगा मैं और अमीर हो जाऊंगा रातों रात, अमीर हो जाऊंगी रातों रात, है ना। तो तुमने सारी कहानी सीख ली, है ना, आइसोलेशन, रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, है ना, सेपरेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन के बाद क्या था, फिर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द होस्ट, ठीक है ना, एंड देन स्क्रीनिंग, है ना, सॉरी वेक्टर्स के साथ में इसका लाइगेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर स्क्रीनिंग, सारा सीख लिया। लेकिन घर में बैठ के थोड़ी करोगे, कहाँ जाओगे, आपको बायोरिएक्टर्स चाहिए, बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े स्टील के टैंक चाहिए, जिसमें कि आपका जो है इतने बड़े स्केल में जो है वो कर सके। इसलिए आपको गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको अपना शेयर गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बायोरिएक्टर वही है जिसमें ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन रखो। आप सारे इकोलाई को भर भर के लाओगे और यहाँ पे डाल दोगे और प्रोडक्ट आपका इसके अंदर बनेगा। क्यों, मैं बताती हूँ, बिकॉज इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर, pH, फॉर्म रिमूवल करता है, और भी बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप देखना उसमें, है ना। एंड जो स्टीरर है ना, ये वाला जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो ब्लेंडर है इसका, इट फैसिलिटेट द मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। बच्चों क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ये जो स्टीरर है ना, ये मेंटेन करके रखता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट रहे, न्यूट्रिएंट्स मिक्सिंग थ्रू आउट रहे, ताकि सारे बैक्टीरिया को, है ना, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। मैम के बच्चे हैं, सब सेम हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैम एक दो बच्चों को ज्यादा प्यार करती है बाकी को नहीं करती, सबको बराबर करती है। यहाँ भी बायोरिएक्टर भी सबके लिए सेम है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मीडियम सबको सेम। तो ये आपका स्टीरर मेंटेन करता है। यहाँ पे स्टीरर नहीं, तो यहाँ पे एयर बबल्स है, इसका सेम ही काम है, यहाँ पे मिक्सिंग करते रहना, ठीक है ना, और इसको मेंटेन करके रखना, ठीक है बच्चों। तो ये बायोरिएक्टर्स हो गए। अब आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखनी है अपनी प्रोसेस, अपस्ट्रीमिंग जाना है। कि आप चले गए मार्केट में, किसी ने वर्ड यूज किया अपस्ट्रीमिंग, हमने बोला अरे क्या 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 भाई साहब, दोबारा बोलिएगा, दोबारा बोलना, क्या बोला। आओ बेटा, अपस्ट्रीमिंग समझते हैं क्या है। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी ली तुमने, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम लिया, लैब स्केल बायोरिएक्टर में गए, इंडस्ट्रियल स्केल बायोरिएक्टर में चले गए तुम, ठीक है।
यही क्या तुमने रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, ब्लू वाइट कॉलोनी, तुमने अपनी वाइट वाली कॉलोनी को अलग कर लिया कि भाई ये तो मेरा बढ़िया है, मैं प्रोडक्ट बनाएगी। वाइट कॉलोनी को अलग किया, उसको कल्चर मीडियम में डाला, ठीक है, बिकॉज वो प्रोडक्ट बनाएगी। अब ये मत बोलना कि मैम वो तो मर गए थे, वो हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था उसका, बाकी हमारे पास सेव है वो। लैब स्केल बायोरिएक्टर है ना, लैब स्केल में चेक किया, फिर उसको गवर्नमेंट के पास लेके, देखिए हमें प्लीज़ बायोरिएक्टर उधार दे दीजिए, आप हमसे पैसे ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तब आपकी अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं, विच उसको बायोरिएक्टर्स था। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया, ठीक है, आपने उसको आइसोलेट किया, निकाल दिया, अब आपका इंसुलिन बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो प्रोडक्ट बन गया है ना, हाथ में आ गया, पैसे ही पैसे आने वाले हैं। प्योरीफाई किया उसको, मॉडिफाई किया, क्वालिटी चेक किया, ऐसे कैसे उतार दोगे। मानो कोरोना की वैक्सीन निकाली, वैक्सीन को पता है कहाँ कहाँ तक वो होती है, वो पहले जानवरों पे, फिर बीमार आदमियों पे, यू नो द पर्सन हु वाज एक्चुअली एट द मतलब कि डेथ पॉइंट पे एकदम पास है, उन पे तो बहुत कुछ होता है। क्वालिटी चेक कंट्रोल होता है इसका कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन मार्केटिंग, बेचो। अब बेचने पे हम जाएंगे सेकेंड चैप्टर में, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये था बच्चों हमारा पहला चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई हैड मेड जस्टिस टू दिस, मतलब आई होप आई हैड मेड जस्टिस टू दिस चैप्टर, एंड पूरा आपके दिमाग में इम्बाइब हो गया हो। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच, और लाइक ज़रूर कर देना, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने सीनियर जूनियर्स के साथ में शेयर करना, और उनको बताना कि मैम हैज़ टेकन अ प्लेज टू टीच माई किड्स फॉर फ्री एंड दैट टू क्वालिटी कंटेंट, है ना, बोलना तो डंके की चोट पे, ठीक है। चलो ओके बच्चों, थैंक you so much for your love and support, and I will see you guys in the next video with applications wala part. Okay, bye.